नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDC लाइव में। मैं प्रभात त्रिपाठी साइंस के MCQ सीरीज को लेकर फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। पहला पेपर हमने 2024 का सेट नंबर 3 सॉल्व किया था। उसी सीरीज में आज हम दूसरा सेट जो है हमारा 2024 का, अगेन ये भी पेपर है जिसमें हम ले रहे हैं सेट 1 31-1। ये पेपर कोड है। आज के सीरीज में हम इसके MCQ क्वेश्चन को देखेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, आप कॉपी पेन लेकर बैठें और अपने आप को जांचने की कोशिश करें इन 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं उसको तुरंत का तुरंत याद करने की कोशिश करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पहला हमारा सेट 31-1 है। अगर इसको हम इसके क्वेश्चन को देखा जाए, पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड accompanied by liberation of heat from the information given above, it may be concluded that this reaction। क्या इस रिएक्शन के बारे में आप कहेंगे? अगर आप इसको ध्यान दें तो कह रहा है कि इज इंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक है। सबसे पहले ये इसको होने के लिए हीट की आवश्यकता होगी या हीट इससे रिलीज होगी। तो आपने पढ़ा होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यानी इट मीन्स ये कंफर्म हो गया कि ये रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, या तो बी होगा या फिर डी होगा। दूसरा पार्ट अगर पढ़ें तो pH ऑफ द सोल्यूशन फॉर्म इज 7 और pH ऑफ द सोल्यूशन फॉर्म इज मोर देन 7। तो एक चीज और आपने पढ़ा था कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। तो आपने pH के बारे में पढ़ा है कि 7 से अगर नीचे हो pH तो एसिडिक नेचर होता है, 7 हो तो न्यूट्रल होता है, और 7 से अगर एबव हो तो बेसिक नेचर का होता है। इट मीन्स इसका सही आंसर क्या होगा, इज एक्सोथर्मिक एंड pH ऑफ द सोल्यूशन फॉर्म इज मोर देन 7 होगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जूस ऑफ टैमरिन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कॉल्ड। कौन सी एसिड इसमें पाई जाती है, इसकी आंसर क्या होगा? तो आपने सबने रटा होगा, इसका आंसर क्या होगा, टार्टेरिक एसिड। सी पार्ट विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, वीडियो भी अच्छा दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें आप तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए प्रोसेस इन विच द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए आपने पढ़ा होगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फोटोलिटिक वाला था, है ना। बर्निंग ऑफ मेथेन, मेथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, हीट रिलीज होती है। यहाँ क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने पढ़ा है कि 2 एलिमेंट कंपाउंड होकर कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बनाए, सी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बर्निंग ऑफ द कोल विल बी द राइट आंसर। बर्निंग ऑफ कोल यानी कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। सिंपल सारी क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आई होप ये बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे और पहले चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। नेक्स्ट, जैसा कि पिछले पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विथ HCl एज वेल एज KOH, है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करना है और HCl यानी एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है। गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर इच। आपने 2 एलिमेंट के बारे में पढ़ा होगा, एक जिंक पढ़ा होगा और दूसरा एल्युमिनियम पढ़ा होगा कि जिंक और एल्युमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। जिंक और एल्युमिनियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं और ये बेस के साथ साथ एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो आप अगर इसमें ऑप्शन में देखें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, इट मीन्स Al2O3 विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अगर बात समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर करें और जो भी आपके सुझाव होते हैं उसको जरूर दें। कैसा लग रहा है वीडियो, रिस्पॉन्स आप देते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग केसेज। यहाँ आपको रिएक्शन दिए गए हैं, कैल्शियम सल्फेट एल्युमिनियम के साथ, फेरस सल्फेट कॉपर के साथ, कॉपर सल्फेट कैल्शियम के साथ, जिंक सल्फेट मैग्नीशियम के साथ। ये रिएक्शन कब होंगे इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो आपने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, है ना।
ठीक है। और उस रिएक्टिविटी सीरीज में आपने ये देखा था कि जो टॉप वाले थे वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट थे और जो बॉटम वाले थे वो आपके बहुत कम रिएक्टिव थे। बॉटम में आपके कॉपर थे, सिल्वर थे, गोल्ड थे। ऊपर अगर बात करें तो सोडियम था अपना, है ना, कैल्शियम था, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये ऊपर वाले एलिमेंट है जो हाईली रिएक्टिव थे, है ना, एयर के कंटेक्ट में आते ही बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो उन रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्शन कोई कब होता है, जब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आए और वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ देखें आपने एक वो सीरीज पढ़ी होगी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कुछ ऐसा करके, है ना, ठीक है, ऐसे था ना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, और आगे भी और चीज, है ना। तो इन्हीं में आपको देखना है। आप अगर ध्यान दो तो जिंक यहाँ है, जिंक से ऊपर मैग्नीशियम है, यानी कि जिंक से मैग्नीशियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। इट मीन्स जिंक से मैग्नीशियम ये रिप्लेस कर देगा, ये रिएक्शन परफॉर्म होगा। वहीं कॉपर सल्फेट हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट नीचे आता है, कॉपर इधर होगा, और कैल्शियम ऊपर है, यानी कैल्शियम भी क्या है, हाईली रिएक्टिव है। इट मीन्स कैल्शियम भी कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी ये रिएक्शन भी हमारा परफॉर्म होगा। लेकिन अगर यही बात करें कैल्शियम और एल्युमिनियम की, तो आप देखो कैल्शियम ऊपर है और एल्युमिनियम नीचे है। कैल्शियम ऊपर है और एल्युमिनियम क्या है, नीचे है। एल्युमिनियम कम रिएक्टिव है, और कम रिएक्टिव है, इट मीन्स ये डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा। वहीं आयरन और कॉपर में भी बात करें तो आयरन आपका क्या है, नीचे है, और कॉपर क्या है आपका, इसके और नीचे है। यानी कॉपर कम रिएक्टिव है आयरन से, है ना। तो कॉपर यदि कम रिएक्टिव है तो ये भी हमारा डिस्प्लेस नहीं कर पाए। बात समझ में आ रही है? तो आप यहां देखेंगे करा कौन सा, इन द केस इन विच न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म आर बी एंड डी विल बी द राइट आंसर। विच वन? बी एंड डी, सॉरी, बी एंड डी, बी एंड डी, बी एंड डी विल बी द राइट आंसर। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट। H2S सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, H2O बन रहा है और सल्फर बन रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कुछ ऐसा लिखा जा रहा है। इट मीन्स ये रेडॉक्स रिएक्शन है, और रेडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। ऑक्सीडेशन कब कहते हो आप? तो ऑक्सीडेशन तब कहते हो जब ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। वहीं रिडक्शन कब कहते हो? तो आप रिडक्शन में आपने ये कहा था कि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का रिमूव होना, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ये थ्योरी आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी पहले चैप्टर में, उसी को बस याद करो आप यहाँ पे देखो लिख रहा है H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2S के बारे में देखो, H2S से H2O अगर हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन एज इट इज है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ा है। अगर ऑक्सीजन इसमें जुड़ा है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। इट मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है, गलत है। H2X रिड्यूस कहाँ लिखा है, यहाँ या यहाँ? यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है H2OS। H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट लिखा हुआ, यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो सही है। उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, अगर सल्फर में देखा जाए, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इट मीन्स ये हमारा SO2 क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी सी स्टेटमेंट को देखा जाए तो SO2 का हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूव होना, रिडक्शन, यानी ये रिडक्शन हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहीं H2S जो है H2O में जो हुआ है, इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। उम्मीद है इस कंसेप्ट को भी आप समझ रहे होंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप दे पा रहे होंगे। आगे अगर क्वेश्चन पढ़ें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलोगस सीरीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड सीरीज क्या थे? तो आपने ये देखा था, जैसे कोई भी अगर एल्कोहल ही ले रहे हैं आप, CH3OH ले रहे हैं, ये चैन बढ़ता जाता था, है ना, C2H5OH हो जाता था, फिर C3OH हो जा रहा था, है ना। ये होमोलोगस सीरीज आपने NCERT में पढ़ी होगी, उसी को फॉलो किया गया है। करा द सक्सीडिंग मेंबर डिफर बाई CH2। आप देखें यहाँ पे तो एक कार्बन बढ़ा है और हाइड्रोजन कितने बढ़े हैं, हाइड्रोजन 2 बढ़े हैं, तो CH2 यूनिट बढ़ रहे हैं, यानी ये सही है स्टेटमेंट।
द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीज मॉलिकुलर मास, है ना। जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ेगा, बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे तो उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होगी। इट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे इसके, और इंक्रीज होंगे। तो यानी ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। अब अगर आंसर को आप देखना चाहें तो आंसर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आप देखें यहाँ पे ए और बी हम सही कह रहे हैं। ए और बी किस में सही है, तो ए और बी हमारा इस वाले ऑप्शन में सही है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। आगे बढ़ो। अगर आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या और ट्रू अबाउट द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में आपने हार्ट बड़े अच्छे से मन से बच्चे आप पढ़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर आप दे पाते हैं कि नहीं। राइट ऑट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड, गलत है, ठीक है। लेफ्ट ऑट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड इट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ये स्टेटमेंट तो सही है। राइट ऑट्रियम रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पे ऑक्सीजनेटेड लिखा था, यहां क्या है डी ऑक्सीजनेटेड, ये सही स्टेटमेंट है। ब्लड थ्रू द वीना कैव फ्रॉम द अपर एंड लोअर बॉडी, यानी सी पार्ट भी सही है ना। अगर ऑप्शन देखें तो बी एंड सी हियर इज गिवन, तो इसका आंसर क्या होगा, सी पार्ट होगा। आई होप ये बातें आपने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़े हैं तो में एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी आता है बनाने के लिए। क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, select out the following gland which does not occur as a pair in the human body। तो ह्यूमन बॉडी में क्या पेयर में मौजूद नहीं है, तो आप कहते हैं ओवरी पेयर में है, एड्रेनल पेयर में है, टेस्टी भी पेयर में है। आंसर क्या होगा इसका, पिट्यूटरी, ये हमारा राइट आंसर होगा। ए पार्ट विल बी द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पूछा है नॉट, जो पेयर में नहीं होते वो बताना। आ रही बात, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन ए पर्सन ब्रेथेस द पोजीशन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम विल बी, तो इसका आंसर अगर आप ध्यान से देखें तो इसका आंसर क्या होगा, लिफ्टेड रिब एंड कर्व डोम स्टेप डायफ्राम, लिफ्टेड रिब एंड फ्लैटेड डायफ्राम, रिलैक्स रिब्स एंड फ्लैटेड डायफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कह रहा है कि इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन ए पर्सन ब्रेथेस इन द पोजीशन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम विल बी लिफ्टेड रिब एंड कर्व डोम शेप डायफ्राम, नहीं होगा, लिफ्टेड रिब्स एंड फ्लैटेंड डायफ्रागम, ये हमारा सही होगा। बी पार्ट विल बी द राइट आंसर। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी जरूर एक बार बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, ये आप जग जाहिर है, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, तो ये बर्डिंग का ऑप्शन होगा, बर्डिंग विल बी द राइट आंसर। आपने अक्सर फिगर देखा होगा और आप ये बात अच्छे से जान रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आए हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। नेक्स्ट है ए क्रॉस मेड बिटवीन टू पी प्लांट प्रोड्यूस 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट पी प्लांट, द जीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटल पी प्लांट मस्ट बी। तो अगर आपने इसमें पढ़ा होगा तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये दोनों टी और नो कौन सा, ये कैपिटल टी, ये सी पार्ट विल बी द राइट आंसर। आई होप ये आपको बात अच्छे से मालूम होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये और एक स्मॉल टी है, ये टी जो है इन दोनों के साथ कंबाइन होता है, तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। जब ये इन दोनों के साथ कंबाइन होगा तो टी आएगा और टी आएगा, है ना, तभी ये 50% ये बने और 50% टॉल 50% शॉर्ट वाला केस बनता है ना। आपने ये पढ़ा होगा पी प्लांट में, है ना।
हेरिडिटी में। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन आइज। द डायमीटर ऑफ द आई बॉल इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, सही है। द आयरिस इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, ये भी सही है। द मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन और द लाइट रे इंटरिंग द आई अकर एट द क्रिस्टलाइन लेंस, ये नहीं कहेंगे। वाइल फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस द डिस्टेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन लेंस एंड द रेटिना इज एडजस्टेड बाय द सिलेरी मसल्स, ये भी हम नहीं कहेंगे। हमारा आंसर क्या होगा, ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट पार्ट होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो कमेंट करें आप, है ना, कमेंट आप करें। आपके कोई कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस ये दिख रहा है कि आप देखे पड़े हैं और कोई रिस्पॉन्स आपकी नज़र नहीं आया। ठीक है, कमेंट भी करना है आपको, है ना। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14. The maximum resistance of a network of a 5 identical resistor of 1/5 ohm each can be, है ना। तो अगर यहाँ बात करो मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए हमें क्या करना होता है, सर्किट को रखना पड़ता है। इस सीरीज में आपने पढ़ा होगा R बराबर क्या होता है, R1 + R2 + R3, ऐसे, है ना, कैसे पढ़ा होगा आप, Rn बराबर। ठीक है, यहाँ 5 को आप क्या कर रहे हो, आइडेंटिकली रख रहे हो। सबके कितने हैं, 1/5 हैं, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 ओम बचेगा। 1 ओम कहाँ है, यहाँ है, यानी आंसर होगा ए पार्ट होगा रजिस्टर। आपने बड़ा आसान सवाल है, ये आपने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टडी द IV ग्राफ, पहला यही कर दिया है। VI ग्राफ के लिए आपने यहाँ क्या लिखा है, IV ग्राफ। एक चीज आप जानो, ये आपका होता है VI ग्राफ, ठीक है। और VI ग्राफ में जिसका स्लोप जितना ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस उतने ही ज्यादा होता है। लेकिन इसको क्या किया है, उल्टा कर दिया। इसने कर दिया है I वर्सेस V ग्राफ। इसमें स्लोप जितना ज्यादा था उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा था, यहाँ पे स्लोप जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना। क्लियर है? तो यहाँ देखो सबसे कम स्लोप R3 का है, यानी R3 सबसे बड़ा होगा, देन R2, देन R1। ऐसा कोई ऑप्शन में है? समझ में आ रही बात? ठीक है, इस चीज को भी आप जानेंगे, क्योंकि IV ग्राफ में क्या होता है, स्लोप जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। बस इस बात को याद रखें। तो R3 का स्लोप सबसे कम है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, उसके बाद R2 और उसके बाद ये स्लोप, ये है झुकाव, एंगल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग सोलेनाइड डज नॉट डिपेंड अपॉन, है ना, डज नॉट डिपेंड द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल इन द सोलेनाइड, डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बाकी रेडियस ऑफ द सोलेनाइड डिपेंड करेगा, मटेरियल ऑफ द कोर ऑफ द सोलेनाइड इस पे भी डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड नहीं करेगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, स्ट्रेंथ उसकी। क्लियर है? आगे बढ़ते। एसर्शन रीजन के क्वेश्चन आपको मालूम ही है, चारों ऑप्शन। फर्स्ट क्या है, ए और बी अगर दोनों सही होंगे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा तो ए और बी दोनों सही होंगे, करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करेगा तो बी। ए ट्रू, आर फॉल्स, ए फॉल्स और आर क्या है, यही आपको ऑप्शन ध्यान रखने हैं। अगर ये ऑप्शन ध्यान रहेगा आपको, आप कर पाओगे, नहीं ध्यान रहा नहीं कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ, the different metal have different reactivity with water and dilute acid. Different metal have different reactivity with water and dilute acid. Extraction of the metal from its ore depend on its position in the reactivity series. Extraction of the metal from its ore depend on its position in the reactivity. ये भी सही है। Different metal have different reactivity series in the water with water and acid, ये भी सही है। लेकिन इन दोनों को क्वेश्चन आप, इट मीन बोथ आर राइट बट रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना। ठीक है, इसका आंसर आप क्या बोलोगे, इसका आंसर आपको बोलना होगा तो आप बोलोगे व्हाट विल बी द राइट आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही है? आ रही है तो कमेंट कर दो। ठीक है, सेकंड में 18 क्वेश्चन, ह्यूमन फीमेल हैज ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सही है, XX पाए जाते हैं। सेक्स क्रोमोसोम contributed by the human male in the zygote beside the sex child.
लेकिन क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन? भाई फीमेल में पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, XX होते हैं, सही है। चाइल्ड का सेक्स डिटर्मिनेशन में ह्यूमन मेल का जाइगोट ही डिसाइड करता है, ये भी सही है। लेकिन क्या इसका ये एक्सप्लेनेशन दिख रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। हमें इन दोनों में कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं दिख रहा है कि इसका वो ये एक्सप्लेन कर रहा हो। इट मीन्स इसका भी आंसर अगर हम देखें तो इसका भी आंसर क्या होगा? बी पार्ट होगा। उम्मीद है ये बात आपको आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, ठीक है। फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ एप्रोप्रिएट पावर आर प्रिस्क्राइब बाय आई सर्जन। इसका सही आंसर क्या होगा? एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, यानी इसका आंसर क्या आएगा? क्लियर है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ ए कंपास नीडल प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर डिक्रीजेज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज। करेंगे डिफ्लेक्शन डिक्रीज होगा? नहीं, डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा। ये भी हमारा क्या है? ये स्टेटमेंट दर्शन क्या है? गलत है। The strength of the magnetic field at a point due to the current carrying conductor increases on increasing the current in the conductor. स्टेटमेंट सही है। इट मीन्स यहाँ पे क्या है? एसर्शन रॉन्ग है, रीजन ट्रू है। इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? डी पार्ट होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? अगर ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करेंगे। अगर आपको ये पता हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस सीरीज में हमें पूरा मैक्सिमम 1000 से एबव क्वेश्चन कराने का टारगेट है। डेली हम 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, अपने आप को जांचने का प्रयास करिए। जो भी उसकी थ्योरी बताई जा रही है उसको ध्यान से सुनिए। एक्सप्लेनेशन और अच्छे से क्लियर हो उसके लिए एनसीईआरटी को फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।